वेलकम टू द चैनल बुक से सीखें। तो कैसे हो आप सब। तो आज जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, मैं लेके आया हूँ द टाटाज बुक समरी। दोस्तों, इस बुक से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। मैं ट्राई करूँगा कि मोस्ट ऑफ द चीज़ें आपके लिए बता दूँ। तो आइए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए शुरू करते हैं। और जिस दोस्त ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल सो दैट मैं ऐसी और ज़्यादा बुक लाने के लिए मोटिवेशन मेरा बढ़ता रहे। सो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, टाटा एक ऐसा नाम है जो हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जानता है। देश की तरक्की और बेहतरी के लिए टाटा ने काफ़ी कुछ किया है, जिसे देशवासी हमेशा याद रखेंगे। इस बुक में आप सीखेंगे कि एक बिजनेसमैन के अंदर वो कौन सी क्वालिटीज़ होती हैं जो उसे अपना बिजनेस सस्टेन रखने में हेल्प करती हैं। ये बुक गिरीश कुबेर जी ने लिखी है। द टाटाज, हाउ ए फैमिली बिल्ट अ बिजनेस एंड अ नेशन। टाटा ग्रुप एक इंडियन ग्लोबल बिजनेस है और ये बात हम प्राउड से बोल सकते हैं। लेकिन टाटा ग्रुप की इस फिनोमिनल सक्सेस का राज क्या है? कैसे उनका सफ़र शुरू हुआ? टाटा कल्चर क्या है? नाम, पावर, पैसा और सक्सेस टाटा के पास सब कुछ है, लेकिन ऐसा क्या है जो उन्हें दुनिया के बाकी बिलियनियर्स से अलग बनाता है? आप इन्हीं सब सवालों के जवाब और बाकी और भी बहुत सी बातें आप इस बुक में जानेंगे। नुस्सेरवाजी ऑफ नवसारी। टाटा ग्रुप की शुरुआत एक इंसान ने की थी जिनका नाम था नुस्सरवान। 1822 में जब उनका जन्म हुआ था तो एक एस्ट्रोलजर ने कहा था कि एक दिन नुस्सरवान सारी दुनिया में राज करेगा, वो बहुत अमीर आदमी बनेगा। लेकिन नवसारी में पैदा हुआ एक बच्चा अच्छी किस्मत लेकर ही पैदा होता है। लेकिन नुस्सरवाजी टाटा औरों से, क्योंकि उन्होंने उस एस्ट्रोलजर की बात को सच कर दिखाया था। जैसा कि उन दिनों रिवाज था, नुस्सरबाजी टाटा की भी बचपन की शादी करा दी गई थी और 17 साल की उम्र में वे एक बेटे के बाप भी बन गए थे। बच्चे का नाम जमशेद रखा गया। वो 1839 में पैदा हुआ था। नवसारी के ज़्यादातर लोग अपने गांव से बाहर जाना पसंद नहीं करते थे। उनके लिए उनका गांव ही उनकी पूरी दुनिया थी। लेकिन नुस्सरवान जी डिफरेंट थे। वो मुंबई जाकर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते थे। वो अपनी फैमिली के पहले इंसान थे जो नवसारी से बाहर गया हो। नुस्सरवान जी ना तो ज़्यादा पढ़े लिखे थे और ना ही उनके पास बिज़नेस के लायक पैसा था। यहाँ तक कि उन्हें बिज़नेस की कोई नॉलेज भी नहीं थी। लेकिन हाँ, उनके अंदर कुछ कष्ट गुजरने का पैशन ज़रूर था। उनके सपने काफ़ी बड़े थे। यही सबसे उन्हें मुंबई लेकर गए। अपने साथ भी वो अपनी वाइफ और बेटे को भी ले गए। मुंबई जाकर उन्होंने एक फ्रेंड की हेल्प से कॉटन का बिजनेस शुरू किया। नुस्सरवान जी अपने बेटे के लिए बड़े बड़े सपने देखते थे। उनका बिजनेस अच्छा चल पड़ा था और अपने बेटे को बेस्ट एजुकेशन देने के लिए उनसे जो बन पड़ा था उन्होंने सब कुछ किया। फिर कुछ ही सालों बाद जमशेद जी ने अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ली। नुस्सरवान जी चाहते थे कि उनके बेटे को इंटरनेशनल बिजनेस एक्सपोजर मिले, इसलिए उन्होंने अपने बेटे को हांगकांग की ब्रिटिश कॉलोनी में भेज दिया। हांगकांग जाकर जमशेद जी ने 3 पार्टनर्स के साथ मिलकर के बिजनेस शुरू किया और इस तरह टाटा कॉटन और ओपीरियम के डीलर बन गए। नुस्सरवान जी का एक ब्रदर इन लॉ भी हांगकांग में ओपीरियम का डीलर था। उसका नाम था दादा भाई टाटा। दादा भाई टाटा का बेटा रतन जी दादा भाई टाटा यानी आरडी जमशेद जी से 17 साल बड़ा था। आरडी एक ओपीरियम डीलर था, साथ ही वो परफ्यूम और पाल्स का भी बिजनेस करते थे। वो अक्सर बिजनेस के सिलसिले में फ्रांस जाता रहता था। आरडी को बिजनेस पर्पस के लिए फ्रेंच आनी ज़रूरी थी, इसलिए जमशेद जी ने उसके लिए एक फ्रेंच टीचर रखा। लेकिन आरडी को ना सिर्फ फ्रेंच पसंद आई बल्कि उसे टीचर की बेटी से प्यार भी हो गया था। उस लड़की का नाम था सुजैने। आरडी एक विडो था और उम्र में सुजैने से बड़ा भी था। फिर भी सुजैने को आरडी अच्छा लगा। दोनों एक दूसरे को चाहते थे। फिर जल्दी ही दोनों की शादी भी हो गई। लेकिन आरडी को डर था कि उसकी कंजर्वेटिव पारसी कम्युनिटी सुजैने को एक्सपेक्ट नहीं करेगी, इसलिए उसने सुजैने को बोला कि वो ज़ोरोएस्ट्रोनिज्म में कन्वर्ट हो जाए। सुजैने पारसी बनने को रेडी थी। उसने कन्वर्ट कर लिया और अपना नाम बदलकर सूनी रख दिया। आरडी और सूनी के 5 बच्चे हुए। उनके दूसरे बच्चे का नाम जहांगीर था, जिसे सारी दुनिया ने जेआरडी के नाम से जानती है। टाटा फैमिली का बिजनेस अच्छा चल रहा था। वो लोग चाइना और यूरोप को ओपीरियम और कॉटन एक्सपोर्ट करते थे और इंडिया में चाय, टेक्सटाइल और गोल्ड इंपोर्ट करते थे। उनका बिजनेस तेज़ी से ग्रो कर रहा था और जल्द ही जमशेद जी ने संघाई में अपना सेकेंड ऑफिस खोल लिया था। जमशेद जी ने ही यूरोप में टाटा बिजनेस को यूरोप में एस्टेब्लिश किया था। उस टाइम पैसेंजर एयरलाइंस नहीं होती थी, इसलिए उन्हें शिप से ट्रैवल करना पड़ता था। तब क्रूज शिप भी नहीं चलते थे, इसलिए लोग अपने कार्गो के साथ ही ट्रैवल करते थे। इनफैक्ट जमशेद जी को कभी कभी लाइव वॉक्स के साथ भी ट्रैवल करना पड़ता था।
चिकिंग्स, पिंक्स, गोट्स वगैरह को फ्रेश मीट के लिए ट्रांसपोर्ट किया जाता था। लेकिन जमशेद जी ने सब कुछ बर्दाश्त किया, जानवरों की बदबू, लॉक्स, जर्नीज, सी सिकनेस, सब कुछ, क्योंकि उनकी नज़र अपने गोल पर थी। उनका सपना था लंदन में एक टाटा ऑफिस खोलना। ए मैन हु शोड ड्रीम्स, एक आदमी जिसने सपने बुने। इंग्लैंड जाकर जमशेद जी ने मैन्युफैक्चरिंग के बारे में काफ़ी कुछ सीखा। अब वो कॉटन ट्रेनिंग के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस भी करना चाहते थे। 1873 में जमशेद जी ने अपनी खुद की स्पिनिंग और वीविंग मिल खोली। उस ज़माने में ज़्यादातर बिजनेसमैन बॉम्बे या अहमदाबाद में मिल्स खोलते थे, लेकिन जमशेद जी ने नागपुर सिटी चूज़ की जो कॉटन फॉक्स के नज़दीक थी। जमशेद जी ने इंग्लैंड से बेस्ट क्वालिटी की मशीनरी ऑर्डर की और मशीनरी ऑपरेशन के एक्सपर्ट भी हायर किए। अपनी इस नए बिजनेस का नाम उन्होंने एम्प्रेस मिल्स रखा था। लेकिन मिल चलाने में सबसे बड़ा चैलेंज था नागपुर का वर्क कल्चर। नागपुर के लोग आराम पसंद ज़्यादा थे, जबकि बॉम्बे में लोग छुट्टी वाले दिन भी काम। नागपुर में रोज़ सिर्फ 80% लोग ही काम पर आते थे। लोग छोटी छोटी बातों पर छुट्टी मार लेते थे। ऐसे में एम्प्लॉयज़ को पनिशमेंट देने के बजाय जमशेद जी ने एक पॉजिटिव सोल्यूशन निकाला। उन्होंने एम्प्लॉयज़ के लिए प्रोविडेंट फंड स्कीम या कहें कि पेंशन प्लान निकाला, ताकि रिटायरमेंट के बाद भी लोगों को ज़िंदगी आराम से चल सके। जमशेद जी ने एक इंश्योरेंस स्कीम भी शुरू की। अगर कोई एम्प्लॉय काम के दौरान घायल हो जाए और उसकी डेथ हो जाए और उससे कुछ अपनी फैमिली का मेडिकल एक्सपेंस मिल सके, वो अपने वर्कर्स के लिए स्पेशल इवेंट्स जैसे स्पोर्ट डे और फैमिली डे भी ऑर्गेनाइज करते थे, जहाँ पर गेम्स के विनर को इनाम के तौर पर कैश, रिस्ट वॉचेस या गोल्ड चेन्स मिलती थी। ये जमशेद जी के इनोवेटिव आइडियाज़ का ही कमाल था, जो एम्प्रेस मिल के वर्कर्स अपने काम को लेकर और ज़्यादा मोटिवेटेड फील करने लगे थे और उनके वर्क्स एथिक्स में काफ़ी चेंजेस आए थे। इस तरह के पेशेंस प्लान और इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंस थे। उस टाइम में तो इंग्लैंड में वर्कर्स को इस तरह की पर्सनैलिटी नहीं दी जा रही थी। जमशेद जी के इस इनिशिएटिव से न सिर्फ उनके गुडविल नेचर का पता चलता है, बल्कि ये भी जाहिर होता है कि वो दूर की सोचते थे। और टाटा कल्चर में हमेशा इन्हीं छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखा जाता है। एम्प्रेस मिल टाटा ग्रुप की फाउंडेशन बनी। ये मिल पूरे 100 सालों तक चली। एक सक्सेसफुल बिजनेस के तौर पर जमशेद जी की हमेशा तारीफ होती रही, लेकिन वो कभी भी सारा क्रेडिट खुद नहीं लेते थे, बल्कि अपने एम्प्लॉयज़ के साथ शेयर करते थे। बैप्टिज्म बाई फायर। JRD फ्रांस में पला बड़ा था। ये 1925 की बात है, जब उसने टाटा स्टील में काम करना शुरू किया। उन दिनों बॉम्बे हाउस नया नया बना था। उसके फादर RD ने उसे जॉन पीटरसन से इंट्रोड्यूस कराया, जो टाटा स्टील का मैनेजिंग डायरेक्टर था। पीटर सिंह JRD को मेंटर बन गया। कुछ महीनों बाद JRD को जमशेदपुर भेजा गया, जिसे इंडियन इंडस्ट्री का मक्का कहा जाता है। टाटा की पहले से वहाँ पर एक फैक्ट्री थी। JRD को हर डिपार्टमेंट में एक दिन स्पेंड करना था और देखना था कि वहाँ पर कैसे काम होता है। जब गर्मियाँ आईं तो RD बाकी फैमिली के साथ फ्रांस चले गए। वो जो लोग गर्मी की छुट्टियों में फ्रांस के अपने हॉलिडे होम जाते थे, लेकिन JRD को उनके फादर ने ट्रेनिंग के लिए जमशेदपुर में रहने को बोला। RD उस वक्त 70 साल के हो चुके थे। एक रात उनकी सबसे बड़ी बेटी ने उन्हें डांस करने को बोला। RD उसका डांस करने लगे, लेकिन थोड़ी देर बाद ही थक कर बैठ गए। उन्हें सीने में हल्का सा दर्द उठा और वो कोलैप्स हो गए। उन्हें सीवियर हार्ट अटैक आया था। RD की उसी वक्त डेथ हो गई थी। डॉक्टर को बुलाने तक का मौका नहीं मिला। RD, जिन्होंने जमशेद जी के साथ टाटा बिजनेस खड़ा किया था, अब इस दुनिया से जा चुके थे। JRD के लिए एक शॉकिंग न्यूज़ थी। अपने 4 भाई बहनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पर थी। एक और बड़ा चैलेंज उनके सामने से था कि RD की कंपनीज डूब रही थी और उन पर काफ़ी कर्ज था। JRD को अपनी कुछ प्रॉपर्टीज़ बेचनी पड़ी। उन्होंने सुनीता हाउस, पुणे वाला बंगला और फ्रांस का हॉलिडे होम बेच दिया। JRD और उनके भाई बहन ताजमहल होटल में जाकर रहने लगे। फैमिली बिजनेस चलाने के लिए JRD ने अपने फ्रेंच सिटीजनशिप छोड़ दी और उन्हें इंग्लिश सीखनी पड़ी, क्योंकि फ्रेंच उनकी नेटिव लैंग्वेज थी। 1973 में बोर्ड मेंबर्स ने JRD को टाटा एम्प्लॉयज़ का लीडर डिक्लेयर कर दिया। द बर्थ ऑफ अ मोटर कार, एक मोटर कार का जन्म। द बर्थ ऑफ अ मोटर कार, रॉयल्स रॉयल इंग्लैंड की एक मर्सिडीज बेंज जर्मन कार है और फोर्ड अमेरिकन, टोयोटा जापान की और वॉल्वो स्वीडन की। उन दिनों कोई भी कार में नहीं बनती थी। टेल्को ने ट्रक्स बनाने शुरू किए और इसी से रतन टाटा ने टाटा सिएरा और टाटा एस्टेट 2 गाड़ियाँ निकाली। लेकिन ये मॉडल्स इतने महंगे थे कि सिर्फ अमीर और फेमस लोग ही खरीद सकते थे। तब रतन टाटा को एक 100% इंडियन फैमिली कार बनाने का ख्याल आया। 1993 में उन्होंने एक ऑटोमोबाइल पार्ट्स लेकर की मीटिंग में पब्लिकली अपना प्लान अनाउंस किया।
उन्होंने लोकल मैन्युफैक्चरर्स को इस प्रोजेक्ट में पार्ट लेने के लिए एनकरेज किया। रतन टाटा का अगला स्टेप था टेल्को में एक इंजीनियरिंग टीम क्रिएट करना, मगर कई लोगों को डाउट था कि ये प्लान सक्सेसफुल होगा। फर्स्ट, इसके लिए बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत थी, और सेकंड, लोगों को लगता था कि इंडिया में फैमिली कार की कोई मार्केट नहीं है, और थर्ड, क्या वाकई में कोई कार 100% इंडियंस हो सकती है। लेकिन रतन टाटा का एक बिजनेस थे, वे ऐसी कार चाहते थे जिसके 5 लोगों के बैठने लायक जगह हो, क्योंकि आम इंडियंस फैमिली काफ़ी ट्रैवल करती है और सामान की जगह होनी चाहिए। इसके साथ ही गाड़ी इतनी स्ट्रॉन्ग हो कि इंडियंस रोड्स पे सरवाइव कर सके। रतन टाटा काम में जुट गए। उन्होंने बेस्ट इंटीरियर चूज़ किए। 120 करोड़ उन्होंने CAD यानी कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन में इन्वेस्ट किए। वैसे ये काफ़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट थी, लेकिन उन्हें पता था कि कार के बढ़िया डिज़ाइंस के लिए CAD कितने काम आ सकती है। डिज़ाइन फाइल होने के बाद नेक्स्ट स्टेप था प्रोटोटाइप को रिप्रोड्यूस करना। रतन ने टेल्को फैक्ट्री के अंदर 6 एंकर की तरह अलॉट कर दी। कई लोगों ने इस बात पे उनका मजाक भी उड़ाया कि रतन टाटा का एक पूरी तरह से इंडिजीनियस कार बनाने का सपना क्या सच में पूरा होगा, लेकिन वो रतन टाटा थे, उनकी सोच भी बड़ी और सपने भी। उन्होंने ये समझ आ गया कि तो लोकल कार की डिमांड रहेगी और इसके लिए फैक्ट्री में काफ़ी बड़ी जगह और टॉप क्वालिटी की मशीनरी की ज़रूरत पड़ेगी। रतन को नितान ऑस्ट्रेलिया की एक कंप्लीट लेकिन अनयूज्ड असेंबली लाइन के बारे में पता था। जापानीज़ कार मैन्युफैक्चरर इन्वेस्टमेंट के तौर पे रिटर्न पाने की बात से खुश हो गए थे। रतन को ये सारी मशीनरी काफ़ी लो प्राइस, स्टॉर्म एंड अ न्यू बिगनिंग। टाटा ग्रुप अपनी दूर की सोच और लॉन्ग टर्म थिंकिंग के लिए जाना जाता है। टाटा ग्रुप के डिसीजन कभी भी पिछले साल के स्टैटिक्स पर बेस्ड नहीं होते। टाटा की फाउंडेशन हमेशा इंटीग्रेट ही रही है। वैसे साइरस पैलोजी मिस्ट्री डिफरेंट अप्रोच रखते थे। वो परफॉर्मेंस को नंबर्स से मेज़र करते थे। हर चीज़ को लॉस और प्रॉफिट के टर्म में देखना उनकी आदत है। साइरस का फर्स्ट मेजर डिसीजन था उस बिजनेसेस को क्लोज करना जो अब प्रॉफिट नहीं दे रहे हैं। उन्होंने इंग्लैंड का स्टील बिजनेस बेच दिया था। उन्होंने बरमूडा के ओरिएंट एक्सप्रेस होटल की डील भी कैंसिल कर दी थी। न्यू चेयरमैन फाइनेंशियल सर्विसेज, रिटेल, टूरिज्म, लेज़र और डिफेंस जैसे कामों का फोकस करना चाहते थे। साइरस पैलोजी मिस्त्री मानते हैं कि टाटा ग्रुप को फोकस्ड रहकर रेवेन्यू जनरेट करना है और सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करनी होगी। फिर टाइम आया सारी टाटा कंपनीज के लीडर की एनुअल मीटिंग का। साइरस सबके बिजनेस परफॉर्मेंस और फ्यूचर प्लान्स के बारे में सुनना चाहते थे। अपने इन्वेस्टर्स के सवालों का जवाब देने के लिए वो पूरी तरह तैयार थे। अभी इस सब की तैयारी चल रही थी कि साइरस ने सुना कि कुछ बोर्ड मेंबर इन्वेस्ट पहले ही इनफॉर्मल मीटिंग कर रहे हैं। उन्हें कुछ पता था कि ये मीटिंग क्यों हो रही है या उन्हें इस बारे में क्यों नहीं बताया गया। एक्चुअल एनुअल मीटिंग पर 2 अनएक्सपेक्टेड गेस्ट्स को देखकर साइरस थोड़ा हैरान हुए। एक थे नितिन नेहारिया, एक बोर्ड मेंबर, और दूसरे थे खुद रतन टाटा। साइरस जानते हैं कि इस तरह के इन्वेस्टमेंट में रतन कभी नहीं आते। ये एक कस्टम था टाटा ग्रुप में कि चेयरमैन रिटायर होने के बाद भी इंटरफेयर नहीं करते हैं। साइरस को इस बात से काफ़ी सरप्राइज हो गए थे कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। जल्दी नितिन नेहारिया ने एक अनाउंसमेंट की। बोर्ड मेंबर चाहते थे कि साइरस मिस्त्री रिज़ाइन कर लें। पहले वाली मीटिंग का एजेंडा था उन्हें पोस्ट से रिमूव करना। रतन टाटा ने सिर्फ इतना बोला, सॉरी साइरस, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए था। मीटिंग में साइरस को बताया गया कि सारे बोर्ड मेंबर्स की मर्ज़ी के बाद ही ये डिसीजन लिया गया है, क्योंकि साइरस पर अब उन्हें कॉन्फिडेंस नहीं रहा है। साइरस को हटाने का क्लियर रीज़न क्या है ये कोई नहीं जानता। मीटिंग के सिर्फ 30 मिनट बाद ही ये न्यूज़ आग की तरह फैल गई। न्यूज़पेपर की हेडलाइन में टाटा ग्रुप का ही नाम था। हर कोई साइरस मिस्त्री को हटाए जाने के बाद में अंदाजे लगा रहा था। कुछ लोगों ने बोला शायद उसने अनप्रॉफिटेबल बिजनेस बेचे इसलिए उसे हटाया गया। कुछ का मानना था कि साइरस ने टाटा ट्रस्ट फंड को इग्नोर किया इसलिए उसे हटाया गया, मगर रत रहे। उन्होंने कोई भी बात कंफर्म या मना नहीं की। ये माना जाता है कि हर न्यू चेयरमैन 20 से 30 सालों तक लीड करेगा, लेकिन साइरस सिर्फ 4 साल ही पोस्ट पर रहे। उन्होंने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल्स में एक कंप्लेंट भी फाइल कर दी। साइरस ने टाटा ग्रुप पर अपने साथ हुई नाइंसाफ़ी का इल्ज़ाम लगाया। खैर जो भी हो, टाटा ग्रुप एक नया रिप्लेसमेंट ढूंढने में लगा रहा। उन्हें जल्दी नया प्रॉस्पेक्ट मिला, नटराजन चंद्रशेखर, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के CEO। वो एक आर्टिस्टिक और सॉफ्ट स्पोकन इंसान है। अपने करियर की शुरुआत से ही वो TST में थे। फरवरी 2017 में चंद्रशेखर को ऑफिशियली टाटा ग्रुप का चेयरमैन अनाउंस किया गया। जापानीज टेलीकॉम कंपनी डोकोमो द्वारा टाटा ग्रुप के अगेंस्ट एक लॉसूट
करने जा रही थी, लेकिन चंद्रशेखर के इंटरफेयर से ये इश्यूज रिजॉल्व हो गया। उनका स्टील बिजनेस यूरोप में घाटे में चल रहा था, तो नए चेयरमैन ने टाटा स्टील यूरोप को जर्मन कॉरपोरेशन के साथ मर्ज कर दिया। उन्होंने टाटा टेली सर्विसेज भी एयरटेल को बेच दी थी। दिसंबर 2017 तक टाटा ग्रुप एक बार फिर से स्टेबल हो गया था। नटराजन चंद्रशेखर अब टाटा ग्रुप को और आगे ले जाएंगे, यही उनसे उम्मीद है। दोस्तों, कल कंक्लूजन में आपको इसके रिगार्डिंग बता देता हूँ। आपने टाटा ग्रुप के बारे में पढ़ा, आपने इस बुक में जमशेदजी, JRD और रतन टाटा के बारे में भी पढ़ा, आपने इस बुक में एम्प्रेस मिल्स और इंडिका के बारे में पढ़ा, आपने यहाँ टाटा कल्चर की इंटीग्रिटी, गुडविल और सोशल वेल्थ के बारे में भी पढ़ा। टाटा बिजनेस को लेकर काफ़ी इंटेलिजेंट और दूर की सोच रखने वाले लोग हैं, मगर वो अपनी एबिलिटी का यूज़ देश को हेल्प करने के लिए भी करते हैं। वो मानते हैं कि कम्युनिटी को हेल्प करना ज़रूरी है और लोगों की भलाई में भी कंपनी की भलाई छुपी है। शायद यही उनके सक्सेस का सीक्रेट हो। जितनी बड़ी टाटा कंपनीज़ हैं, उनका पर्पस उनसे काफ़ी बड़ा है। अगर आप टेल्को में इंजीनियर होते तो क्या आप रतन टाटा पे ट्रस्ट करते जब उन्होंने कहा था कि एक इंजीनियर्स कार इंडिया में बन सकती है? जब पहली बार इंडिका फेल हुई थी तो क्या आप भी उस लोगों में शामिल होते जिन्हें अपने देश की एबिलिटी पर डाउट है कि हम भी पूरी मेक इन इंडिया वर्ल्ड क्लास कार बना सकते हैं? खुद पे यकीन करो। यही लेसन रतन टाटा हर एक इंडियंस को देना चाहते हैं। इंडिया में मल्टी बिलियनियर्स डॉलर कंपनीज़ भी हैं। फ्लिपकार्ट, पेटीएम, माइक्रोसॉफ्ट में एक इंडियन CEO है। तो कौन कहता है कि इंडिया नई ऊंचाइयों पर नहीं जा सकता, नहीं छू सकता? लेकिन सबसे पहले आपको खुद पे यकीन रखना होगा कि आप कुछ भी कर सकते हैं। चाहे जो भी हो, आपका करियर हो, खुद पे बिलीव करो कि आप कर सकते हो। जब आप ये बिलीव करोगे कि इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, तो आप एक दिन ऐसी लाइफ जियोगे जहाँ कोई लिमिट नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग दिस स्टोरी। एंड दोस्तों, आपको यह अच्छी लगी देन प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। मैं ऐसी और मोटिवेशनल स्टोरीज, समरीज आपके सामने लाता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।